ठीक है बच्चों। चलो ठीक है ना। एपी पढ़ रहे थे अपन, राइट? तो एपी में तो अपना काम हो गया, आई थिंक TN SN वाला काम हो गया है ना। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए तो। क्वेश्चन में बोल रखा है कि पीएथ टर्म जो है ना वो क्यू है बच्चों, है ना। जल्दी इसको बनाइए, विद इन 30 सेकेंड गिव मी आंसर। पीएथ टर्म क्यू है, क्यूएथ टर्म पी है, पूछा है आरएथ टर्म क्या होगा। जल्दी, विद इन 30 सेकेंड आई विल वेट। ठीक है, सुनना इधर। बहुत अच्छे, समझिए इधर। देखो, मैंने पिछले क्लास में बोला था आपको कि इस पूरे चैप्टर में जय और बीरू की जोड़ी है। ठीक है, कोई पूछे कि ये पूरा चैप्टर क्या है तो बोलना जय और बीरू की जोड़ी है ना। शोले वाला मूवी याद है, जय और बीरू। तो जो जय है वो TN है, और जो बिड़ू है, बिड़ू, वो SN है। इस पूरे चैप्टर में यही काम करना, दो चीजों के ऊपर, TN और SN। तो चूंकि हम AP पढ़ रहे हैं अभी, तो AP के लिए हमने दोनों चीजें डेवलप कर ली है। व्हाट इज SN? आई मीन सम ऑफ n टर्म। एंड व्हाट इज TN? nth टर्म ऑफ AP। AP का nth टर्म। ये दोनों के लिए हमारे पास फॉर्मूला। सबसे जो रिमार्क्स करने वाली बात है वो ये है कि मैंने बोला था कि जब भी आप AP का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो थोड़ा देर अपने से बात कर लो, है ना, कि यार मैं AP का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं तो इस AP का फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। यदि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं पता है तो आप AP का कोई भी क्वेश्चन हिला नहीं सकते। क्योंकि AP का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो दो चीजों का पता होना जरूरी है कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म एंड व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। चूंकि ये पता नहीं होगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाइएगा। समझ गया सर? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो आपको फॉर्मूले का प्रैक्टिस कराएगा, है ना। क्या क्वेश्चन है? तो बोला हमारे पास एक AP है बच्चों, एकदम मजे में पढ़ेंगे, है ना। हमारे पास एक AP है, उस AP का जो पीएथ टर्म है वो गिवन है, और उस AP का जो क्यूएथ टर्म है वो भी गिवन है। आपसे पूछा है कि AP का आरएथ टर्म निकाल के बताओ। व्हाट इज द आरएथ टर्म ऑफ AP? ठीक है, पीएथ टर्म, क्यूएथ टर्म एंड आरएथ टर्म। मुझे AP का कोई भी टर्म काम करना हो तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उस AP का पहला टर्म क्या है और उस AP का कॉमन डिफरेंस क्या है।
क्योंकि जब तक आपके पास पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो पहले ये पता करो कि फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है। तो सर इस क्वेश्चन में कहीं भी फर्स्ट टर्म का जिक्र नहीं है, कहीं भी कॉमन डिफरेंस का जिक्र नहीं है। तो मुझे यह पता है कि मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का होना जरूरी है, क्योंकि जब तक ये नहीं रहेगा तब तक हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मैंने मान लिया कि लेट ए फर्स्ट टर्म है और जो डी है वो कॉमन डिफरेंस है। राइट नाउ पीएथ टर्म दिस इज क्यू। तो जब मैं एपी के लिए पीएथ टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो मैं क्या फॉर्मूला लिखूंगा, फर्स्ट टर्म मतलब ए फर्स्ट टर्म प्लस पी माइनस वन, एनथ टर्म के लिए एन माइनस वन आता है, देन पीएथ टर्म के लिए पी माइनस वन, कॉमन डिफरेंस एंड दिस इज क्यू। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली क्वेश्चन में बोला है कि क्यूएथ टर्म, एपी का जो क्यूएथ टर्म है वो बच्चों पी है। तो एपी का क्यूएथ टर्म का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म प्लस क्यू माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस एंड दिस इज पी। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। मेरे पास दो अननोन है, दो अननोन है, तो मेरे पास दो इक्वेशन भी हैं। तो दोनों इक्वेशन से ये दो अननोन कैलकुलेट कर लेंगे। तो फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो, तो ए और गयो, ए और ए गयो, डी और डी कॉमन हो गयो, तो भैया बचियो पी माइनस क्यू एंड दिस इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। ये दोनों जुड़वा भाई है बट एक दूसरे का निगेटिव है, कैंसिल होगा तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस वन। मतलब जिस एपी की बात हो रही है उस एपी का कॉमन डिफरेंस निगेटिव है। कॉमन डिफरेंस निगेटिव है तो इससे यह भी पता चलता है कि जरूर एपी डिक्रीजिंग रहा होगा, एपी डिक्रीजिंग रहा होगा, है ना। खैर मेरा यहां पे टारगेट नहीं है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का, बस ऐसा ही मैंने बोला, है ना। आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज आरएथ टर्म, तो भाई कोई भी टर्म निकालना हो एपी का, फर्स्ट टर्म प्लस आर माइनस वन एंड कॉमन डिफरेंस, ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन भाई ये फॉर्मूला अप्लाई करने में दो चीजें चाहिए, डी चाहिए, वो आ गया है, ए निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। इस डी के वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो या सेकंड में पुट कर लो। तो चलिए डी को पुट करते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट ए डी इज माइनस वन, सो इट बिकम्स माइनस पी, माइनस माइनस प्लस वन एंड दिस इज क्यू। I think A is P plus Q minus 1. Now, question is, what is Rth term? So, Rth term will be A plus R minus 1 into D. Now, A मतलब P plus Q minus 1 and plus R minus 1 and D means minus 1. भाई इसको सिंप्लीफाई कर लो, then your rth term is ready and P of course Q and of course minus R and minus 1 और plus 1 cancel out and this is the answer P plus Q minus R। मैं चाहता हूं एज अ टीचर कि आप इसको मेमोराइज भी करें, है ना, इसको याद भी रखें। क्यों सर, इसको याद रखने से क्या फायदा होगा, फायदा के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई फायदा आपको मिल जाए। कहोगे क्या सर इसमें कुछ खास बात है क्या इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में बस एक ही खास बात है कि जैसे मैं यदि आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि एक एपी है, उस एपी का 15th टर्म 20 है। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि एक एपी है, उस एपी का 15th टर्म 20 है और उस एपी का 20th टर्म 15 है, तो उस एपी का 30th टर्म बताओ। तो देख रहे हो 15th टर्म 20 और 20th टर्म 15 है, तो पूछा है कि 30th टर्म क्या होगा, तो आंसर इज 20 प्लस 15 माइनस 30, आंसर इज 5।
उस एपी का जो 30th टर्म होगा वो 5 होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में खास यही है कि जो pth टर्म है वो q है और जो qth टर्म है वो p है। pth q, qth p, then rth will be p plus q minus r. This is rth. rth will be p plus q minus r. I think clear. Come on, write down immediately, है ना। इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है, इसमें कुछ है नहीं, कोई दम नहीं है, बट एपी को शुरुआत कर रहे हैं अपन। तो एपी का मतलब ही है कि जब भी हम एपी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मेरे पास दो चीजों का होना जरूरी है। क्या क्या? कि फर्स्ट टर्म क्या है एपी का और कॉमन डिफरेंस क्या है। अपने आप से बात कर लीजिए ड्यूरिंग सॉल्विंग द प्रॉब्लम, एक्चुअली बिफोर स्टार्टिंग द प्रॉब्लम। कम ऑन, थोड़ा फास्ट है ना। ठीक है, pth, qth and rth term of an AP are given, then find value of this expression. This is the question. ठीक है बच्चों, थोड़ा फास्ट लिखेंगे है ना, थोड़ा फास्ट चलेंगे। समझने में पूरा टाइम लेना है, लिखने में बिल्कुल नहीं, है ना। समझिए, पूरा आराम से समझिए, धीरे धीरे समझिए, टाइम टेकिंग लेके समझिए, बट लिखने में बिल्कुल समय नहीं लेना, है ना। लिखने का वक्त सिर्फ लिखना है बच्चे, और समझने के बस पूरी तरह से डूब करके समझना है कॉन्सेप्ट। सुनिएगा, है ना, देखना इधर, समझना। मैंने क्या बोला, एक बार अपनी बात को फिर से रिपीट करूं कि जब भी आप एपी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो अपने आप से बात कर लीजिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले
कि फर्स्ट टर्म क्या है एपी का और कॉमन डिफरेंस क्या है एपी का। ठीक है, मुझे लगता है इस क्वेश्चन को रीड करने के बाद कहीं भी ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म एंड व्हाट इज कॉमन डिफरेंस। तो मुझे क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ही फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के बारे में पता करना पड़ेगा। नहीं पता है तो मान के क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा कि दिस इज फर्स्ट टर्म एंड दिस इज कॉमन डिफरेंस। तो बताओ बच्चों, फर्स्ट टर्म क्या मानोगे? फर्स्ट टर्म क्या मानेंगे? ए नहीं मानना, है ना। बच्चों का जनरल हैबिट रहता है हमेशा कि सर फर्स्ट टर्म ए हो गया, तो भाई आप ए मानिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप फर्स्ट टर्म को ए मानते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहां कहानी क्या है कि ए जो लेटर है वो क्वेश्चन में पहले से यूज हो रखा, तो यदि आपने ए माना तो फिर दोनों ए में कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा। इसलिए यहां पे फर्स्ट टर्म ए नहीं मानेंगे, कुछ और मान लेंगे, कोई और लेटर अपार्ट फ्रॉम पी क्यू आर एंड अपार्ट फ्रॉम ए बी सी, अदर देन ए बी सी, अदर देन पी क्यू आर। आपको कोई फर्स्ट टर्म एज्यूम करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस। तो मैं मान लेता हूं कि द फर्स्ट टर्म इज एक्स एंड कॉमन डिफरेंस इज व्हाट? डी। ये दोनों लेटर क्वेश्चन में यूज नहीं है, तो मैंने ये दोनों लेटर एज्यूम कर लिया कि जो फर्स्ट, इधर देखो, इधर 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 बोर्ड पे देखिए, फर्स्ट टर्म को एक्स एज्यूम कर लिया, कॉमन डिफरेंस को डी एज्यूम कर लिया। क्वेश्चन में बोला पीएथ टर्म ए है, तो पीएथ टर्म में एपी का फॉर्मूला फर्स्ट टर्म प्लस पी माइनस वन कॉमन डिफरेंस, एंड दिस इज ए, फर्स्ट इक्वेशन। क्यूएथ टर्म बी है, तो क्यूएथ टर्म इज बी, तो क्यूएथ मतलब फर्स्ट टर्म एंड क्यू माइनस वन इंटू डी, एंड दिस इज बी, सेकेंड इक्वेशन। बच्चों समझ में आ रही है बात? जी सर। आरएथ टर्म है ना, तो आरएथ टर्म अपना कितना हो गया बच्चों? सी। ठीक है, दिस इज फर्स्ट टर्म प्लस आर माइनस वन इंटू डी, एंड दिस इज सी, इक्वेशन नंबर थर्ड। ये मेरे पास तीन इक्वेशंस हैं, बट मेरे पास वेरिएबल दो ही है। ठीक है, आप चाहो तो इस क्वेश्चन को, आई मीन इस इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन, इन दोनों को आपस में फाइट करा दो, इनको भिड़ा दो, लड़ा दो, तो ये ऑटोमेटिक रिजल्ट दे देंगे लड़ने के बाद कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ डी। ठीक है, बट मुझे लगता है कि इन दोनों को सॉल्व करके मैं फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करूं, कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करूं, ऐसा यदि मैं करता हूं तो मैं अपना समय डिस्ट्रॉय करूंगा। जब भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आता है तो जस्ट लाइक चेस का गेम है, आपको पर्पस समझना पड़ेगा कि कहां से स्टार्ट करें और कहां फिनिश करें। यह बात मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम से जब आप गुजरिएगा तो आइडिया डेवलप हो जाता है। मुझे लगता है कि यदि मैं इन दोनों को सॉल्व करके फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालूं तो मैं अपना समय बर्बाद करूंगा। मुझे जो निकालना है बच्चों, मैं थोड़ा उसके ऊपर फोकस करता हूं। मेरा टारगेट है कहीं ना कहीं Q माइनस आर। एक सिमेट्रिक पैटर्न चल रहा है, यदि आप गौर करें तो एक सिमेट्रिक पैटर्न चल रहा है, Q माइनस आर, आर माइनस पी, पी माइनस क्यू। मैं ये सोच रहा हूं कि Q माइनस आर कहां से आएगा, तो यदि मैं सेकेंड इक्वेशन से थर्ड को माइनस कर दूं तो मुझे लगता है कि Q माइनस आर डेवलप हो जाएगा। सेकेंड से थर्ड को यदि माइनस किया जाए तो मुझे लगता है आई थिंक कि Q माइनस आर निकल जाएगा। तो निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो मैंने क्या किया, सेकेंड माइनस थर्ड किया, एक्स और एक्स गया, इसमें से इसको माइनस करूंगा, डी कॉमन आएगा, Q माइनस आर, तो डी Q माइनस आर, एंड दिस इज B माइनस C। So value of Q minus R is B minus C upon D. D.
मैं ये देख रहा हूं कि यार मुझे r माइनस पी की जरूरत है, r माइनस पी। तो r माइनस पी के लिए थर्ड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो तीसरे इक्वेशन में से पहले इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करिए, तो r माइनस पी आपको मिलेगा। क्लियर है? तो वहां से मुझे लगता है कि मैं सिमिलरली लिख सकता हूं कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ r माइनस पी। तो दैट इज c माइनस ए अपॉन डी। अग्री? समझ में आया बच्चों? हाँ हाँ सर, हाँ सर, समझ में आ गया सर, समझ में आ गया। r माइनस पी आपने निकाल लिया सर, समझ में आ गया। फिर p माइनस क्यू दिख रहा मुझे, तो मुझे लगता है फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देते हैं। तो फिर सिमिलरली आप p माइनस क्यू इज इक्वल टू, p माइनस क्यू के लिए a माइनस बी एंड डिवाइडेड बाई डी आ जाएगा। सही है? नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमसे पूछा है, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और सिंप्लीफाई करने के बाद जो आएगा, पहले उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद जो आएगा, यदि आपको लगे कि उसमें उसको निकालने के लिए डी की जरूरत है, तो फिर डी पे सोचेंगे। क्लियर? मेरा तो फाइनल पर्पस यही है कि इस टर्म को सिंप्लीफाई करना। वैसे भी मैथमेटिक्स का दूसरा नाम ही है सिंप्लीफिकेशन। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। तो ए क्यू माइनस आर, तो क्यू माइनस आर मतलब बी माइनस सी अपॉन डी, प्लस बी आर माइनस पी दैट इज सी माइनस ए अपॉन डी, प्लस सी P माइनस क्यू इज A माइनस बी अपॉन डी। आई थिंक बच्चों डी एलसीएम हो जाएगा। डी एलसीएम हो गई तो ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी और माइनस बी सी। मुझे लगता है कि ये सब एक दूसरे का मर्डर कर देंगे। ए बी का मर्डर करेगा, ए सी का मर्डर करेगा, एकदम पूरा अमूल बटर आ गया। आंसर एकदम मक्खन की तरह जीरो आ गई भाई। ठीक है? तो इस क्वेश्चन से भी क्या सीखने को मिला आपको कि एपी का क्वेश्चन आगे बढ़ाना है तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस इंपॉर्टेंट हो जाता। चलिए ठीक है। ठीक है, चलिए लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए, फास्ट थोड़ा। हो गया? काफी तेज हैं बच्चे, बहुत बढ़िया। कुछ प्रॉब्लम हो, कहीं डाउट हो तो पूछा करिए, है ना सर, ये स्टेप समझ में नहीं आया मुझे, आई विल रिपीट। फाइंड सम ऑफ सीरीज, है ना। आपके पास एक सीरीज दिया हुआ है, इस सीरीज का सम निकालना। तो
तो पहले आप ये डिसाइड करो कि ये सीरीज एपी में है या जीपी में है या किसी और में है या किसी में नहीं है या क्या है, नहीं है। चलिए थोड़ा ट्राई करिए तो 1 मिनट है ना, 1 मिनट 2 मिनट थोड़ा ट्राई करिए, अपना खोपड़ी घुमाइए है ना, खोपड़ी घुमाइए, खोपड़ी के एक्सरसाइज करिए, जितना एक्सरसाइज करिएगा हाँ उतना ही माइलेज बढ़ेगा। तो थोड़ा सा सोचिए, पहले सोचने की हैबिट बनाइए। क्वेश्चन बने नहीं बने वो सेकेंडरी मैटर है ना, इंपॉर्टेंट ये बात है कि आपने अटेम्प्ट लिया कि नहीं, दैट इज इंपॉर्टेंट, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। पहले आप ये बताओ बच्चों कि जो क्वेश्चन में सीक्वेंस दे रखा है सीरीज, सीरीज का मतलब क्या होता है, सीक्वेंस के जितने टर्म है उसको ऐड कर दो, दैट इज अ सीरीज। व्हाट इज सीरीज? टर्म्स ऑफ एडिशन ऑफ, सीरीज का मतलब एडिशन ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, दैट इज कॉल्ड सीरीज। सर आपने एडिशन बोला, सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता क्या? तो सब्ट्रैक्शन क्या होता है भाई? निगेटिव एडिशन ही तो होता है, निगेटिव एडिशन, दिस इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन। तो सीरीज का भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको यह पकड़ना पड़ेगा कि वो सीक्वेंस किस में है, क्या उसमें कोई पैटर्न है? तो पैटर्न तो जरूर होगा, क्योंकि जब तक सीक्वेंस नहीं तब तक सीरीज भी नहीं, क्योंकि सीरीज का मतलब ही है सीक्वेंस के हर टर्म का एडिशन। तो जब तक कोई सीक्वेंस नहीं, सीक्वेंस का मतलब कोई अरेंजमेंट नहीं, कोई पैटर्न नहीं, तो सीरीज भी नहीं बनेगा। आपको क्या लगता है, मैंने आपको एक बात बोली थी कि बाबू सीक्वेंस कितने टाइप का होता है, तो आपने बोला था कि सर सीक्वेंस 2-3 टाइप का होता है, आंसर इज रॉन्ग। वो तो कॉमन सीक्वेंस है, जो आपकी सिलेबस है वो कॉमन सीक्वेंस है, उसके बारे में मुझे पता है, उसकी प्रॉपर्टी पता है। अदरवाइज सीक्वेंस इनफाइनाइट टाइप का होता है, इनफाइनाइट टाइप के सीक्वेंस एग्जिस्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट अरेंजमेंट हो सकता है। जैसे इसी को देखिए ना, क्या इसमें एक पैटर्न है कि नहीं है? आंसर इज यस, पैटर्न है। क्या पैटर्न है? तो सर वही सैया 99 98 97, तो 100 स्क्वायर के बाद 99 के बाद 98 97 96 95, मैं पूछूं आगे क्या होगा तो योर आंसर विल बी प्लस 94 स्क्वायर, आगे -93 स्क्वायर, आगे +92 स्क्वायर, इवन का स्क्वायर प्लस में, माइनस में ऑड की स्क्वायर, इवन स्क्वायर प्लस में, माइनस ऑड स्क्वायर। तो इसका मतलब इसमें पैटर्न है, क्योंकि यदि इसमें पैटर्न नहीं रहता, यह सीक्वेंस नहीं रहता, तो आप इसके बाद वाला टर्म बता नहीं सकते। आपने इसके बाद वाला टर्म बताया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक सीक्वेंस है, इसमें पैटर्न है, तभी तो आपने बताया है, अदरवाइज आप बता ही नहीं सकते। हाँ सर। अब ये बताओ कि क्या यह सीक्वेंस एपी में है? तो एपी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सर कोई भी सीक्वेंस को यदि एपी में होना है तो उस एपी का सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कॉमन डिफरेंस मेंटेन होना चाहिए।
कॉमन डिफरेंस जो है वो मेंटेन होना चाहिए। यदि कॉमन डिफरेंस मेंटेन है तो एपी में है, वरना नहीं है। मुझे लगता है कि कॉमन डिफरेंस नहीं है इसमें, तो अभी ये एपी नहीं है, नॉट एपी। अभी ये एपी नहीं है, बिल्कुल एपी नहीं है, लेकिन सीक्वेंस जरूर है, सीक्वेंस जरूर है, बट एपी नहीं है। तब तब मुझे कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कर लेते हैं सर। आपको इसको देखने के बाद आपके मन में सबसे पहला सिंप्लीफिकेशन क्या जाता? सर मुझे इसको देखने के बाद ना सबसे पहले दिमाग में यही जाता है कि भाई मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को यूज कर लूं। आंसर करेक्ट है आपका। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फील आती है सर मुझे इसको देखने के बाद। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फील आता। तो भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अप्लाई करो। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां देखना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी दैट इज 1, ए प्लस बी 199, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी 1, ए प्लस बी तो 195, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी दैट इज 1 और ए प्लस बी दैट इज 191 डॉट 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 लास्ट 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1, तो दिस इज 1 एंड दिस इज 3, दिस इज 3। अब गौर से देखो तो मुझे लगता है कि ये सीक्वेंस जो दिखाई दे रहा है, ये जो सीरीज दिखाई दे रहा है, और इसमें जो सीक्वेंस अवेलेबल है, जो पैटर्न अवेलेबल है बच्चे, ये पैटर्न एपी का है। ये पैटर्न किसका है भाई? एपी का है। किसका? एपी का। इसका मतलब ये एपी का टर्म है बच्चों, ये एपी का टर्म है। हाँ सर, ये एपी का टर्म है। तो एपी में तो हमको एडिशन पता है, एपी में टर्म्स का एडिशन पता है। क्या फॉर्मूला होता है? तो सर एस एन इक्वल टू एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, ये फॉर्मूला होता है। एपी में एन टर्म का सम का वही फॉर्मूला होता। आप बता सकते हो कि ये कितने टर्म का सम है? जमाई तमाई नहीं लेना, ये आप बता सकते हो ये कितने टर्म का सम है? यहां जो आपके पास एपी दिया हुआ है, यदि मैं आपसे पूछूं कि ये एपी कितने टर्म का सम है, कितने टर्म का है? कितने टर्म का है ये? 50 टर्म का है ये, सिंपल तो है। अरे भाई 100 से लेकर के भाई 1 तक, टोटल 100 टर्म हो गए इसमें। 100 से लेकर के 1 तक टोटल हमारे पास 100 टर्म्स हैं, और मैंने पेयर बना लिया इन दो टर्म के कंपोजिशन से। इस दो टर्म के कंपोजिशन से मैंने एक टर्म क्रिएट किया है, फिर दो टर्म के कंपोजिशन से मैंने एक टर्म क्रिएट किया है। तो ये 4 टर्म मिलके 2 टर्म हो गए। तो ये टोटल 100 टर्म मिलके कितने टर्म्स हो गए? 50 टर्म्स। इसका मतलब दिस इज अ एपी, एपी ऑफ 50 टर्म्स। थोड़ा सीरियस होइए, 2 साल तो गंवा ही चुके हैं, जो बच गया उसमें थोड़ा सीरियसनेस लाइए। ये एपी का 50 टर्म का सम है, ठीक है। और एपी में 50 टर्म्स के लिए क्या फार्मूला यूज करिएगा? तो इसी फार्मूले में एन के जगह 50 पुट कर देंगे, तो सम ऑफ 50 टर्म्स 50 बाई 2, 2a मतलब फर्स्ट टर्म, तो 2 इंटू 199 प्लस एन माइनस 1, एन मतलब 50 तो 49, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों? -4। रे गधे, कॉमन डिफरेंस -4। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, अगला टर्म माइनस पिछलू टर्म, दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। तो दिस इज -4, तो -4 आया है ना। आगे बढ़ जाइए,
इसको एकदम मस्त कैलकुलेशन कर लीजिए, क्योंकि पहले ही बोला ये चैप्टर आपकी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8398 और माइनस 9 4 36, 16 3 19, तो ये आ गया बच्चों 50/2 इंटू 8 और 6 2 और 9 और 9 0, 3 और 1 2, तो ये कटेगा तो ये आया 101 इंटू 50। नाउ ये बहुत लविंग प्रोडक्ट है, 101 इंटू 50 इज अ लविंग प्रोडक्ट एंड योर आंसर इज ब्रिटानिया 50/50। द आंसर, द सम ऑफ दिस सीरीज इज ब्रिटानिया 50/50। ठीक है। अच्छा, इसका सम निकालने के लिए हम एक और मेथड भी यूज कर सकते थे, मतलब एक और फार्मूला है ना, सारी फार्मूला अपने दिमाग में चलते रहना चाहिए। एक और फार्मूला अपन यूज कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। कौन सा फार्मूला? कि सम ऑफ 50 टर्म इज इक्वल टू 50/2 फर्स्ट टर्म प्लस 50th टर्म। पढ़े थे ना? सम ऑफ n/2 का फार्मूला क्या था? n/2 फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म। तो उसी तरीके से ये फार्मूला भी आप यूज कर सकते हो। तो 50/2, ये तो ज्यादा आसान लग रहा मुझे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टर्म पता है 199 और 50th टर्म पता है, दैट इज लास्ट टर्म 3। योर आंसर इज 50 इंटू 202/2 मीन्स ब्रिटानिया 50/50 इज आंसर। कहीं कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, है ना, जो चीजें नहीं समझ में आई। और यदि समझ में आ गई हो तो थोड़ा लिख लीजिए, जहां नहीं समझ में आया पूछ लीजिए। ओके, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत? तो दो चीजों का फार्मूला का प्रैक्टिस हो गया, जय और बीरू, है ना। पूरे चैप्टर में दो ही की जोड़ी चलती है, जय बीरू की। व्हाट इज टीएन एंड व्हाट इज एसएन। तो एपी में टीएन का कॉन्सेप्ट क्लियर है, एसएन का कॉन्सेप्ट क्लियर है, सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं अपन। एकदम धुआं धुआं कर देना है। हाउ मेनी टर्म्स, क्वेश्चन इज, बहुत पहले इस क्वेश्चन को आईआईटी जेई ने पूछा था एडवांस में, है ना। हाउ मेनी टर्म्स, बहुत पुराना क्वेश्चन है ये। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 20 प्लस 19 1/3 प्लस 18 2/3 प्लस must be taken, must be taken so that sum is 300, so that sum is 300। ठीक है। चलो लिखो लिखो, जल्दी लिखो इधर। हो गया? ठीक, उसको बनाओ, सोचो कैसे बनाए, हाउ टू सॉल्व, हाउ टू प्रोसीड, है ना।
चलिए 1 मिनट का समय लीजिए, 1 मिनट से ज्यादा नहीं, है ना। सोचिए कि इस सीरीज में कितने टर्म लिया जाए ताकि उनको ऐड करने पे सम 300 आए। हाँ जी बच्चों, थॉट प्रोसेस क्या है, इस क्वेश्चन का जो थॉट प्रोसेस है वो क्या है। इस क्वेश्चन में जो थॉट यूज होगा वो क्या है, थॉट क्या है इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन में यह पूछा है कि कितना टर्म इस सीरीज में लेना चाहिए, इस सीरीज में कितने टर्म अपने को काउंट करने चाहिए कि यदि मैं उनको ऐड करूं, इधर देखो जी सब पीछे, इधर देखो, इस सीरीज में कितने टर्म मेरे को लेने चाहिए, यदि मैं उनको ऐड करूं तो आंसर हमारा 300 आ जाए। तो भाई मुझे नहीं पता कि टोटल कितने टर्म लेने चाहिए, मैंने मान लिया कि लेट टोटल n टर्म्स होने चाहिए, लेट टोटल टर्म्स बी व्हाट, बी एन। मैंने मान लिया कि टोटल टर्म्स कितने होने चाहिए, n। टोटल टर्म्स अपने पास n होने चाहिए, ठीक है सर, मैंने मान लिया कि टोटल टर्म्स n होने चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि इस सीरीज में आपने टोटल n टर्म को लिया है, तो इस सीरीज में जब आपने टोटल n टर्म लिया है तो आप n टर्म्स को ऐड कर रहे हो बच्चों, n टर्म्स को। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ n टर्म्स दैट इज 300, दैट इज 300। सम ऑफ n टर्म्स लगाने से पहले किसी भी सीरीज के लिए आपको डिसाइड कर लेना चाहिए कि एपी चल रहा है कि या जीपी चल रहा है या कुछ और चल रहा है, टेलीस्कोपिंग सीरीज चल रहा है, क्या चल रहा है। भाई बंदे की बात क्लियर है कि एकदम परफेक्ट एपी चल रहा है और कॉमन डिफरेंस उसकी कितनी आ रही है, 19 और 3 57 और 1 58, -2/3, -2/3। इसमें से इसको माइनस कर लो, -2/3। ये आता है ना, 18 और 3 54, 54 + 2 56, तो 56/3 है ये, और ये 58/3 है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, -2/3। अच्छा कॉमन डिफरेंस निगेटिव आ गया, कुछ भी आए उससे मेरे को क्या मतलब है, मेरा टारगेट एन है कि कितने टर्म लिया जाए सो दैट उनको ऐड करें तो आंसर 300 आ जाए। तो सम ऑफ एन टर्म्स 300, तो सम ऑफ एन टर्म्स का मतलब बच्चों n/2, 2a तो दैट इज 40, 2a प्लस n-1 और कॉमन डिफरेंस -2/3 एंड दिस इज 300। मस्त एक क्वाड्रेटिक बनता हुआ नजर आ रहा है मुझे, है ना। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, तो मुझे लगता है कि यदि मैं 2 कॉमन ले लूं, यहां भी 2 है और यहां से 2 कॉमन ले लूं तो ये 2 कट जाएगा, तो ये हो गया n, दिस इज 20
एंड प्लस n -1 तो इट बिकम्स 1 - n/3 और वो 2 इधर आएगा तो 150, सॉरी वो तो 2 तो कट ही चुका है ना बच्चे, 300, ये 2 कॉमन लेने से ये कट गया है। इसको मल्टीप्लाई कर लो, उससे पहले थोड़ा एलसीएम ले लो, है ना, तो 360 प्लस 1 माइनस n और इंटू n एंड दिस इज 300, सो 60n प्लस n और माइनस n स्क्वायर एंड दिस इज 900, सो n स्क्वायर उसको उधर ले जाओ और 60n और n 61n तो माइनस 61n और प्लस 900 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक आ गया बच्चों, है ना, इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करना पड़ेगा तो 900 आ रहा है, तो 900 पे ब्रेक करो इसको, 900 25 और 36, बहुत अच्छे, 25 और 36, तो n-25 और n-36 इक्वल टू 0, तो n का 2 वैल्यू आ गया बच्चों, एक आया 25 और एक आया 36, तो यही अपना आंसर हो गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चन आईआईटी ने पूछा है, बहुत पहले पूछा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें एक लॉजिक भी है। लॉजिक ये है कि नंबर ऑफ टर्म्स तो यूनिक होता है। जैसे इसमें पूछा गया कि कितने टर्म का सम 300 होगा, 10 टर्म का कि 20 टर्म का कि 25 टर्म का, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा यूनिकनेस होता है। लेकिन यहां n की तो 2 वैल्यू आ गई बच्चों, एक 25 भी आया और एक 36 भी आ गया। इसका मतलब आप ये बोल रहे हो कि सर आप 25 टर्म इसमें लो, इस सीरीज का आप 25 टर्म लीजिए और 25 टर्म को ऐड कर दीजिए, तो भी आंसर 300 आएगा। और यदि आपने 36 टर्म को लिया, उसको ऐड किया, तो भी आंसर 300 आएगा। ये कैसे पॉसिबल है? इस सीरीज का 25 टर्म लिया, उसको ऐड किया तो 300 मिला, 36 टर्म लिया, उसको ऐड किया तो 300 मिला। हाउ इट इज पॉसिबल? ये कैसे पॉसिबल? क्या लॉजिक क्या है डबल आंसर का? लॉजिक क्या, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड डबल आंसर? डबल आंसर के पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है बच्चों कि इसका डी निगेटिव है। लॉजिक ये है छोटू कि आपका जो डी है वो निगेटिव है। कहोगे इससे क्या होगा? इससे ये हो गया कि आपका एपी डिक्रीजिंग कैरेक्टर का है। इससे क्या हो गया? इससे ये हो गया कि आपका एपी पॉजिटिव टर्म से शुरू हुआ है, स्टार्ट। देखो तुम्हारा जो एपी है वो पॉजिटिव टर्म से स्टार्ट हुआ है और कॉमन डिफरेंस निगेटिव है, तो हर टर्म डिक्रीज होता जा रहा है, हर टर्म डिक्रीज होता जा रहा है, हर टर्म डिक्रीज होता जा रहा है, और एक समय के बाद ये अपना आंसर 25वें टर्म पे, जब मैं नंबर ऑफ टर्म 25 लूंगा तो टोटल 25 टर्म को जब मैं ऐड करूंगा तो 300 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जब 25 टर्म को मैंने लिया तो 300 आ गया, तो 25वां टर्म जो होगा वो तो कुछ ना कुछ होगा। जो 25वां टर्म इस एपी का होगा वो तो कुछ ना कुछ होगा। अब मेरे को यह जानना है कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। यदि ये 25वां टर्म पॉजिटिव होगा तो कॉमन डिफरेंस तो निगेटिव चल रहा, इसका मतलब फिर जो आगे का टर्म आएगा वो इससे घटते 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 आएगा। आएगा? क्लियर है?
तो ये देखो, यदि ये टर्म यहां पे पॉजिटिव आएगा, आप जब निकालोगे 25वां टर्म ना, तो 25वां टर्म का मतलब हो गया a प्लस 25 - 1 इंटू डी। ए का मतलब आप अपना वैल्यू पुट कर देना 20, 25 - 1 24, और डी यहां पुट कर देना। तो देखो मैं पुट कर देता हूं, 20 प्लस 24 24 और -2/3। तो ये देखो 3 और 8 -16, इसका मतलब ये 4 है, 4 है। अपना सीरीज 20 से स्टार्ट हुआ है और डिक्रीज करते करते बच्चों ये 4 पे आया है। 4 के बाद जब ये डिक्रीज करेगा तो कुछ टर्म ये पॉजिटिव देगा, और एक समय के बाद ये 0 दे करके कुछ टर्म निगेटिव देने लगेगा। ठीक है, क्लियर है? तो 25वां टर्म के बाद टोटल कितने टर्म रिमेनिंग हो गए 36 पूरा करने के लिए? 11 टर्म। तो 11 टर्म में 5 की वैल्यू पॉजिटिव और 5 की वैल्यू निगेटिव आएगी, सेम सेम निगेटिव। तो वो कट पिट के 0 हो जाएंगे। तो जो नेट सम था उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं आएगा। ये लॉजिक था जो फील किया, क्वेश्चन का डिमांड नहीं है। क्वेश्चन ने पूछा कितने टर्म लेने हैं, तो भाई 25 टर्म ले लो या 36 टर्म ले लो, ये आंसर हो गया। बट दिस वॉज द लॉजिक बिहाइंड इट। ओके, कम ऑन, राइट डाउन। जेई का क्वेश्चन है, रिसेंटली ईयर का है ना।
ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिक का यूज होगा इस क्वेश्चंस में, है ना। क्वेश्चन सिंपल है बट लॉजिक का यूज होगा, और जिस लॉजिक का यूज होगा वो लॉजिक आजकल यूज किए जा रहे हैं जेई के प्रॉब्लम में। चलो समझना इधर, है ना, सुनना, इधर आओ बच्चों। क्वेश्चन ने बोल रखा है कि A1 A2 A3 AN ये एपी में है, अच्छी बात है। कॉमन डिफरेंस के बारे में बोल रखा है कि वो एक इंटीजर है, लाइन पे फोकस करिएगा, कॉमन डिफरेंस के बारे में बोला है इंटीजर है। एसएन का मतलब वो बता रखा है कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, बिकॉज गिवन सीक्वेंस इज इन एपी, दैट्स वाई सीरीज इज एपी सीरीज, सम ऑफ एन टर्म। फर्स्ट टर्म दे दिया, लास्ट टर्म मींस एनथ टर्म वो भी दे दिया। एन की वैल्यू बोल रखी है एक इनइक्वालिटी में कि इट इज लाइंग बिटवीन 15 to 50। देन डिमांड इज फाइंड Sn -4 एंड An -4। एक्चुअली जेई ने इस एक क्वेश्चन में आपसे दो क्वेश्चन पूछा है। एक बार आपसे पूछा है कि सम ऑफ n -4 टर्म बताओ, और दूसरा पूछा है कि व्हाट इज n -4th टर्म। A2 मतलब सेकेंड टर्म, A3 मतलब थर्ड टर्म, देन An-4 मतलब n-4th टर्म कैलकुलेट करके बतानी है कि व्हाट इज n-4th टर्म, और दूसरा सम ऑफ n-4th टर्म वो भी मेरे को बतानी है। मैं क्वेश्चन का शुरुआत कहां से करूंगा? मुझे लगता है कि मुझे क्वेश्चन की शुरुआत जो गिवन डाटा है इससे करनी चाहिए कि an मतलब 300 and that is nth term, means first term plus n-1 common difference। वो दिया हुआ नहीं है, it is not given, it is assumed by us, and that is 300। A1 is 1, so n-1 into d is 299। मुझे लगता है कि अब मेरे पास कोई और इक्वेशन नहीं है। सुनिएगा लॉजिक, मैथमेटिक्स ऐसे सॉल्व नहीं होता, है ना। ये नहीं कि बस समुद्र में गोता लगा लिए, कुछ इधर उधर छटपटा रहे हैं, बाहरी किनारे से कुछ कुछ ऐसे हाथ डाल के मछली पकड़ रहे हैं, तो उसे कुछ नहीं पकड़ में आएगा। जब तक आप गोता नहीं लगाइएगा अंदर, तब तक मछलियां दिखेंगे नहीं, पकड़िएगा क्या। बंदा समझ चुका है कि इस चीज को निकालने के लिए सम ऑफ एन टर्म या n-4 टर्म या किसी भी टर्म तक का, किसी भी टर्म तक का सम निकालने के लिए बच्चों फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए। फर्स्ट टर्म तो दे दिया, कॉमन डिफरेंस नहीं दिया, इसको भी निकालने के लिए कॉमन डिफरेंस चाहिए।
बच्चा बोलेगा सर कॉमन डिफरेंस मतलब एन भी तो अपने को पता नहीं है सर, यदि एन पता हो जाता तो मैं डी इजिली निकाल लेता। तो मुझे डी को निकालने के लिए, कॉमन डिफरेंस को निकालने के लिए यहां पे सोचने की जरूरत है, यहां पे सोचने की जरूरत है, खोपड़िया लगाने की जरूरत है रे बाबू, खोपड़िया लगाने की जरूरत है यहां पे डी की वैल्यू के लिए। सर क्या खोपड़ी लगाऊं सर, डी का मतलब मैं लिखूं 299 बाई एन माइनस वन, उससे कुछ नहीं बनने वाला, उल्टा बिगड़ जाएगा सीन। क्यों सर? क्योंकि एन भी तो पता नहीं है भाई, एन तो पता ही नहीं है, एन के बारे में इनइक्वालिटी गिवन है बस, कि दैट इज लाइंग फ्रॉम 15 टू 50, द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एन इज नॉट डिक्लेयर्ड। तो मैं कैसे करूं? तो इतना देर जो मैंने बोला, इतना मैं आपको हिट करना चाहिए कि सर इन दो टर्म का प्रोडक्ट 299 है, और सर डी जो आपको दिखाई दे रहा है ना सर, ये इंटीजर है सर, दिस इज इंटीजर, क्वेश्चन में बोला है। और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज ऑल्सो इंटीजर। इसका मतलब दो इंटीजर का प्रोडक्ट 299 है, तो इसका मतलब इंटीजर आर फैक्टर ऑफ 299। इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। सर इसको कैसे फैक्टराइज करूं? तो वह तो सिंपल बात है यार, करो यार, जैसे करते हो वैसे करो। तो सर डी तो इंटीजर है, बट व्हाट अबाउट एन माइनस वन? तो वैल्यू ऑफ एन इज गिवन कि लाइंग फ्रॉम 15 to 50, 15 to 50, then what is n minus 1? Lying from 49 to 14। मतलब ये जो इंटीजर होगा, ये वाला, ये भी इंटीजर ही है, लेकिन इस इंटीजर की वैल्यू 14 टू 49 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो 299 को फैक्टराइज करो, दो से नहीं जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 दो 24, इवन नंबर है ही नहीं, 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39। वाव वाव वाव, मतलब 13 और एक 23 फैक्टर होगा। अब सवाल यह है कि 23 कौन होगा और 13 कौन होगा? हो सकता है कि n माइनस वन ये 13 होगा तो ये 23 होगा, और बच्चों ये 23 होगा तो ये 13 होगा। लेकिन यहां पे बोल रखा है कि n माइनस वन हमेशा 14 से बड़ा होना चाहिए, इसलिए n माइनस वन का वैल्यू 13 पॉसिबल नहीं है। तो नहीं है, इसका मतलब हो गया कि n माइनस वन 23 होगा। कमाल है सर। तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 24। प्योर अर्थमेटिक, दैट इज कॉल्ड प्योर अर्थमेटिक, प्योर अलजेब्रा। n की वैल्यू 24 आएगी। अब n 24 आएगी तो जो कॉमन डिफरेंस होगी वो 13 होगी। ठीक है, अब मुझे सारा चीज मिल गया, तो मैं कुछ भी निकाल सकता हूं, Sn माइनस 4। तो Sn माइनस 4 का मतलब हो गया S20, बिकॉज n इज 24, और 20 टर्म का सम का मतलब 20/2, 2a, 2 इंटू फर्स्ट टर्म दैट इज 1, प्लस 19 इंटू d 13, दिस इज 10 इंटू 19 इंटू 13 57, एंड दिस इज 19, तो 7 और 9 5 14 2 है ना, 247 है ना, प्लस 2 249 है ना, तो दैट इज 249 मीन्स 2490। तो 2490 वाला कितने ऑप्शन है? 2, या तो ए होगा या सी होगा। अब मेरे को निकालना पड़ेगा an माइनस 4। तो an माइनस 4 का मतलब हो गया बच्चों A20। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू तो 24 है,
एन की वैल्यू 24 है, तो A20 का मतलब हो गया A1 प्लस 19D। A1 मतलब 1 और D का मतलब 13। अच्छा, 19 इंटू 13 अभी कुछ देर पहले निकला था ये, तो कितना आया था 247। कितना आया था ये? हाँ 24 सही है ना भाई? 27। हाँ 247 ही तो आया था ना, और +1 तो कितना हो जाएगा 248। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। तो देखा कितना इंटरेस्टिंग स्टेप है। आजकल ये सब स्टेप पूरा यूज में आ रहा है, जहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जबकि वहां फैक्टराइजेशन हो रहा होता है, सिंपल अर्थमेटिक का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होता है ना। तो ये सब अच्छे क्वेश्चंस हैं, इस पर बार बार प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ओके।